एवरीवन, गुरु सीरीज में आज हम फिर से तैयार हैं 15 सवाल लेकर, जो करंट अफेयर्स और हिस्ट्री को मिलाकर तैयार किए गए हैं। तो देखिए, ये सारे सवाल जो हैं करंट अफेयर्स के बिल्कुल हाल ही में न्यूज में रहे हैं, इसीलिए इन्हें लिया गया है। एमपी लैड्स स्कीम जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम, तो इससे रिलेटेड हमें देखना है कि ये कौन एडमिनिस्टर कर रहा है। प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। अब देखिए, लोकल एरिया डेवलपमेंट से आपको लगेगा कि यहाँ पे रूरल डेवलपमेंट होना चाहिए, राइट, लेकिन ये नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन है ए, ये करेक्ट ऑप्शन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंप्लीमेंटेशन, क्योंकि अभी जो है यही एडमिनिस्टर कर रहा है, लेकिन जब ये स्कीम आया था तब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो एडमिनिस्टर कर रही थी। ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए। चलिए, अगला सवाल है हमारा, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट, यहां पर नॉट गिवन है, ये क्राइटेरिया में नहीं आएगा जब हम पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्राइटेरियाज गिवन है, प्री एग्रीकल्चरल लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लो लेवल ऑफ लिटरेसी, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, या फिर लो लेवल ऑफ पॉपुलेशन। देखिए, यहां पर ऑप्शन डी जो है वो इनकरेक्ट है, राइट, यहां पर ये नहीं होगा क्राइटेरिया। बाकी तीनों जो हैं ये क्राइटेरिया हैं जब हम पीवीटीजी का नोटिफाई करते हैं किसी ग्रुप को, और इसमें बैकवर्डनेस भी ऐड होता है। चलिए देखिए, ये जो भी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं या फिर स्केड्यूल कास्ट हो गया, तो कोई क्राइटेरिया फॉलो करते होंगे तभी जाकर इनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में डाला गया है। तो ये कैटेगरी, ये जो क्राइटेरिया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जानने। अगला सवाल है हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड। तो सॉन्ग्स फ्रॉम प्रेजेंट जो है, ये ट्रांसलेशन है इंडियन रिलीजियस लिरिक्स का इंग्लिश में, तो ये किसने लिखा है, राइट? तो यहाँ पर मोहनदास करमचंद गांधी जो हैं, उन्होंने ये लिखा था जब वो यरवड़ा जेल जो है उसमें थे 1930 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम जो है, ये किस चीज से रिलेटेड है? इसमें इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगी, लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करा जाएगा, पर ये कहां पर होगा? तो यहाँ नदर्न लैंड बॉर्डर जो है, जैसे हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, हमारा हिमाचल प्रदेश हो गया, राइट, तो चाइना के साथ जो बॉर्डर शेयर कर रहे हैं स्टेट्स, वहां पर ये काम किया जाएगा, उनकी डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम आई है। तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, ये जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और यहाँ पर 4800 करोड़ एलोकेट किए गए हैं, और ये 4 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी, वो कौन सी है? लद्दाख। ओके, चलिए, तो यहां पर ये क्लियर है। ओके, अब देखिए, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर, इनके बीच में हमेशा से मतभेद रहे हैं, या हम दिल्ली की बात करें या फिर हाल ही में जो महाराष्ट्र में हुआ है उसकी बात करें, तो उसी के संबंध में ये सवाल है कि कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें गवर्नर फ्लोर टेस्ट के लिए बोल सकते हैं मुख्यमंत्री को, राइट, फ्लोर टेस्ट टू प्रूव वेदर द गवर्नमेंट हैज द नंबर्स। तो यहां पर फ्लोर टेस्ट क्या होता है? एक ऐसा टेस्ट है जहां पर एग्जीक्यूटिव जो है उसको दिखाना होता है कि लेजिस्लेचर आप में कॉन्फिडेंस रखता है या नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये किस आर्टिकल में गिवन है? 175। अगर हम फ्लोर टेस्ट की बात करें, अगर हम मेजॉरिटी शो करने की बात करें कि चीफ मिनिस्टर को मेजॉरिटी शो करनी है, वो किस आर्टिकल में गिवन है? तो वो है 163 में। ये क्लियर होना चाहिए, दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अगला सवाल है हमारा, हिंदू फीमेल स्कूल जो है, जिसे बाद में क्या नाम दिया गया? बेथून फीमेल स्कूल 1856 में। तो इसके जो सेक्रेटरी थे वो कौन थे, राइट? तो यहाँ पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी जो हैं वो सेक्रेटरी थे, और इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स भी लाए थे इंडियन सोसाइटी में जो इविल्स थे उससे रिलेटेड, स्पेसिफिकली औरतों से रिलेटेड जो भी इविल्स थे उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। ओके, फर्स्ट क्वार्टर 17th सेंचुरी के उसमें हमने देखा कि इंग्लिश फैक्ट्रीज जो हैं वो सेटअप हो रही थी, राइट? तो यहां पर
कौन कौन सी जो फैक्ट्रीज हैं वो सेटअप हुई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ सिर्फ ब्रोच जो है वही फर्स्ट क्वार्टर जो था 17th सेंचुरी का, उसमें ब्रोच ही एस्टैब्लिश की गई थी इन ऑप्शंस में से, बाकी दो नहीं आएंगे। और अगर हम बाकी फैक्ट्रीज की बात करें तो सूरत में हो गया, राइट, अहमदाबाद में हो गया, तो यहां पर भी फर्स्ट क्वार्टर में फैक्ट्रीज सेटअप की गई थी। चलिए अगला सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जिसका शॉर्ट फॉर्म है मैब्स। तो ये क्या है? दो स्टेटमेंट्स है, क्या ये हर चीज को खत्म कर देते हैं, चाहे तो वो नॉर्मल सेल हो या कैंसर सेल हो? तो अभी तक पता चल गया है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज क्यों किया जाता है, कैंसर सेल की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, कैंसर में इसका काफी इलाज किया जाता है इसके थ्रू। तो मैप जो है दूसरा स्टेटमेंट है, क्या ये टारगेट करता है स्पेसिफिक प्रॉब्लम को और उन्हीं सेल्स को अटैक करता है? तो यहां पर आंसर होगा ओनली 2। ये जो स्टेटमेंट है यही संबंध रखती है मैप से। और यहां पर फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये हमारी पुरानी जो कैंसर ट्रीटमेंट होती है, जैसे हमारा एक्सरे ट्रीटमेंट, रेडिएशन के थ्रू जो ट्रीटमेंट होता है कैंसर का, तो उसमें जो भी अफेक्टेड सेल्स होते हैं साथ ही साथ आसपास के जो हेल्दी सेल्स होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पर मैप जो है इसमें काफी एडवांस्ड आया है वर्जन, और ये सिर्फ और सिर्फ किसे अफेक्ट करता है, जो सेल्स हैं, अफेक्टेड सेल्स हैं उनको। अगला सवाल है हमारा, मोंटागू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो था 1919 का, क्या इसने रिकमेंड किया था ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल विमेन? और दूसरा स्टेटमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में वुमेन को रिजर्व सीट मिली थी लेजिस्लेचर में, तो यहाँ पे विमेन वोटिंग की बात हो रही है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, हालांकि बहुत ज्यादा आवाज उठाई गई थी, जिनमें सरोजनी नायडू जो है उन्होंने भी बहुत बोला था, राइट, उनके पीछे भी बहुत औरतें खड़ी थी कि वोटिंग राइट्स दिए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और 1935 में लगभग 60 लाख जो औरतें हैं उनको वोटिंग राइट्स दिया गया था। ओके, चलिए आंसर होगा हमारा 2 ओनली, क्योंकि यही स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ओके, अगला सवाल है बार काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या है ये? तो ये एपेक्स रेगुलेटिंग बॉडी है, लीगल जो लॉ प्रोफेशन है हमारा उसके ऊपर सबसे ऊपर जो बॉडी आती है वो यही है। इसके बारे में स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे। तो क्या इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो हर एक बार काउंसिल से, हर एक स्टेट के बार काउंसिल से इलेक्टेड होते हैं? इलेक्टेड, और साथ ही साथ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? दूसरा स्टेटमेंट जो है, काउंसिल जो है वो इलेक्ट करता है अपने ही चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, और ये 2 साल के लिए जो होते हैं इलेक्ट होते हैं। तो यस, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है और इसीलिए आंसर होता है सी। अगला सवाल है इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म, राइट। तो यहां पर हमें ढूंढना है कि कौन नहीं है। ओके, तो 4 ऑप्शंस हैं। तो 4th ऑप्शन है बिपिन चंद्रपाल, जो इकोनॉमिक क्रिटिक नहीं थे कॉलोनियलिज्म के। और अगर 1-2 और रेवोल्यूशनरीज की बात करें जो थे, तो उनमें गोपाल कृष्ण गोखले का भी नाम आता है। तो दादा भाई नौरोजी, सुब्रमण्यम अय्यर, आरसी दत्त, ये सभी क्रिटिक थे। ओके, अगला सवाल है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में। तो ये भी करंट अफेयर्स का पार्ट है और इसके बारे में पढ़ते हैं कि क्या ये एक विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन है जो काम करता है डायरेक्टली विद रूरल रेजिडेंट्स? दूसरा स्टेटमेंट है, ये जो यूनिट है क्या ये लोएस्ट यूनिट है जो 3 टियर स्ट्रक्चर है उसमें? तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है दोनों करेक्ट है, राइट। तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज के बारे में ये याद रखिएगा। ओके, अगला सवाल है हमारा, जो सॉल्ट लॉ हुआ था 1930 में, राइट, तो उसको जो तोड़ने की कोशिश की गई थी और जिन्होंने तोड़ा था तंजौर कोस्ट से, तो उनका नाम क्या है? सी राजागोपालचारी, इन्होंने लीड किया था तंजौर कोस्ट पे ब्रेकिंग द सॉल्ट लॉ। अगला सवाल है, अब देखिए स्केड्यूल्ड ट्राइब्स, इनका भी हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज में आ रहे हैं बार बार। तो इसका क्राइटेरिया क्या है? थोड़ा सा पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे? तो देखिए यहां पर इंडिकेशंस ऑफ प्रिमिटिव ट्रेड्स होने चाहिए, डिस्टिंक्टिव कल्चर भी होना चाहिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भी होना चाहिए,
और ये सारे ऑप्शंस जो हैं ये क्राइटेरिया हैं, इसीलिए आंसर होता है ऑप्शन डी। चलिए अगला सवाल है हमारा, जो पार्टीशन हुआ था बंगाल का वो कब तक लास्ट किया? 1905 में पार्टीशन किया गया था, राइट। 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था बंगाल, तो ये तब तक चला था जब तक किंग जॉर्ज फिफ्थ जो हैं उन्होंने रॉयल दरबार नहीं लगाया दिल्ली में 1911 में। इसमें 1911 में क्या हुआ, पार्टीशन को रद्द कर दिया गया और एक और डेवलपमेंट हुई थी कि जो ब्रिटिश सरकार का जो कैपिटल था पहले कैलकाटा में, वो शिफ्ट होके दिल्ली में कर दिया गया था। ओके, चलिए अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में।